नमस्कार साथियों। 2024 वाला जो जून वाला बैच है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और इस नए सेशन में सिलेबस चेंज होने की जो चर्चाएं चल रही है, उसके बारे में अभी तक कोई फाइनल नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो अपन देखेंगे। अगर चेंज होता है तो उसमें अपना इतिहास तो कुछ बदलने वाला है नहीं, कुछ रचनाओं में चेंजेज होगा और रचनाओं के माध्यम से जो भी चेंजेज होता है वो अपन करेंगे। और नहीं होता तो अपना पुराना सिलेबस चल ही रहा है। पुराने सिलेबस में आपको पता है कि उसमें 10 यूनिट है, ये दिख जाएगा, ठीक है ना। 10 यूनिट में आपके पहली जो यूनिट है वो भाषा विज्ञान की है। भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान में क्या क्या आता है देखो, थोड़ा सा अपन बात करते हैं अपने सिलेबस की। भाषा विज्ञान में आपके कुछ व्याकरण के पॉइंट्स आएंगे, है ना। भाषा का उद्भव और विकास, भाषा की पद्धतियां, भाषा की लिपि, तो लिपि, व्याकरण, लिपि, व्याकरण, उद्भव और विकास, उद्भव और विकास, कुछ कंप्यूटर से संबंधित आधुनिक मानक भाषा, कुछ टॉपिक है। अभी ज्यादा इसमें आपको एक एक टॉपिक के बारे में जानकारी लेना अभी कोई वो नहीं है, केवल अपने को ये ध्यान रखने की पहली यूनिट जो है वो अपनी भाषा विज्ञान की है। छोटी यूनिट है, करीब 20 एक दिन की यूनिट है, 20 घंटे की। उसके बाद में अपनी जो दूसरी यूनिट आती है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। सिलेबस नहीं है तो अभी जाते वक्त आप सिलेबस ले लेना ऑफिस से, है ना। दूसरी यूनिट हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये दूसरी यूनिट है, पूरे सिलेबस का 50%। दूसरी जो यूनिट है अपनी नेट की, वो पूरे सिलेबस का 50% अपने आप में कवर करती है। और जब भी अपन हायर एजुकेशन के एग्जाम देते हैं, जैसे आपने बीएड किया, आप बता रहे हो, आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम देंगे तो उसमें व्याकरण बहुत ज्यादा आएगी, है ना। लगभग सेकंड ग्रेड में 30 से 35 क्वेश्चन व्याकरण के आ जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड का आप एग्जाम देंगे तो उसमें 20 के करीब आते हैं, मतलब 15 प्रश्न कम हो जाते हैं। उसके बाद में आप नेट का एग्जाम देते तो व्याकरण के 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देंगे तो व्याकरण के 2 क्वेश्चन भी मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिले। तो जितना आप हायर लेवल का एग्जाम देंगे तो वहां पर आपकी जो वेटेज है या जो वरीयता है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की ज्यादा हो जाती है। पूरा का पूरा यहां से कवर होता है। इसी के तहत अंत में इसी का दूसरी यूनिट में ये गद्य विधाएं, गद्य विधाएं नाम सुना होगा आपने, कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, है ना, ये सारी चीजें। तो इसी दूसरी यूनिट में ये चीजें एंड में आती है, गद्य विधाएं। तो दूसरी यूनिट अपनी है, ये चलने वाली अपनी 2 से 2.5 महीने अकेली। उसके बाद में ये 20 एक दिन की यूनिट है, ये अकेली 2 या 2.5 महीने की यूनिट है, अकेली दूसरी यूनिट। यहीं से अपन पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे तो अपने को अगर ये कवर होगा, ये चीजें जानेंगे, तो फिर उसके बाद में छोटे छोटे जो चीज है तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ अपने को कुछ आया। और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ते ही फिर अपने छोटे मोटे टॉपिक तुरंत अपने कवर हो जाते हैं। तीसरी जो यूनिट है आपकी वो है काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र तीसरी और चौथी यूनिट, ये दोनों काव्य शास्त्र की है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत हिंदी में आपने पढ़ा होगा। एक तो भारतीय काव्य शास्त्र होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में अपन क्या पढ़ते हैं, आपने शब्द शक्ति, छंद, अलंकार, है ना। तो इस तरह की अपने गुण, दोष, काव्य रीतियां, ये अपनी भारतीय काव्य शास्त्र में आती है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपने देखा होगा लॉन्जाइनस, अरस्तु, डेकार्टे, इस तरह के जो पाश्चात्य विद्वान, प्लेटो, तो उनके जो भी सिद्धांत लगे हुए हैं वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आते हैं। तो तीसरी यूनिट अपनी काव्य शास्त्र की हो जाती है। चौथी यूनिट अपनी है कुछ विचारधाराओं की है, जैसे गांधीवाद है। अब गांधी जी के जो भी सिद्धांत है तो वो गांधीवादी विचारधारा में आ गए। भाई गांधी जी ने कौन कौन से अखबार निकाले, गांधी जी की कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, गांधी जी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। गांधीवाद क्या है, वाद का मतलब होता है विचारधारा ना। किसी भी शब्द की आप वाद लगा देते हो तो वाद का मतलब क्या हो जाता है, विचारधारा। उस स्पेशल व्यक्ति की या उस युग की, कोई युग हो, जैसे प्रगतिवाद है। अपने साहित्य में एक कालखंड आता प्रगतिवाद, नाम सुना होगा आपने, प्रयोगवाद, है ना, छायावाद सुना होगा ना। तो वाद लगाने से क्या हुआ कि उस युग की, उस प्रवृत्ति की या उस व्यक्ति की विचारधारा स्पेशल उसमें आ जाती है। तो वाद लगाने से हमें विचारधारा का बोध होता है। इसमें अपने जब प्रगतिवाद पढ़ते हैं तो वहां पर अपन भारतेंदु की बात करते हैं। भारतेंदु प्रगतिवाद नहीं, भारतेंदु युग जो है वो पहला ही कालखंड है। उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद। तो जो भारतेंदु कालखंड है उसके बाद में भारतेंदु युग है, फिर द्विवेदी युग है। तो इस तरह के जो भी युग में बांटा गया, ये वाद लगाने से विचारधारा का बोध होता है। इस तरह अज्ञेय का एक युग आता है, अज्ञेय का प्रगतिवाद।
अज्ञे ने अपने प्रगतिवादी में कहा कि हमें प्रयोगी कहो, प्रयोगशील कहो, लेकिन प्रयोगवादी मत कहो, क्योंकि वाद लगाने से एक निश्चित फाइनल स्वरूप उसका सामने आ जाता है। जबकि प्रयोगशील का मतलब है कि हम अभी प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने देशों का नाम सुना होगा भाई, विकसित देश, विकासशील देश, सुना होगा ना। तो विकासशील का मतलब भारत अभी विकसित देश है या विकासशील देश है? विकासशील देश है। अमेरिका लो, इंग्लैंड लो, जापान, ये इस तरह के जो आगे चाइना है, ऐसे देश जो पूर्ण रूप से अपना विकास कर चुके हैं वो विकसित की श्रेणी में आ जाते हैं, और जो अभी विकास कर रहे हैं वो विकासशील की श्रेणी में आते हैं। तो वाद लगाने से एक विचारधारा का बोध हो जाता है। तो अपनी जो चौथी यूनिट है इसमें अंबेडकर है, राम मनोहर लोहिया है, और अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया और अपने महात्मा गांधी वगैरह 4-5 विचारक हैं। उनके बारे में छोटी सी यूनिट है, 5 या 6 दिन में कंप्लीट हो जाती है। चौथी यूनिट के बाद में अपनी शुरू होती है 5वीं यूनिट। पांचवी यूनिट में आपके कुछ गद्य के पाठ हैं, कुछ पद्य के पाठ है। जो रचनाएं लगाते हैं ना, कहीं भी हिंदी में आपने देखा होगा, आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया, या नेट का, कहीं भी आपके जो सिलेबस लगता है उसमें कुछ कवि अलग से जोड़ते हैं। सेकंड ग्रेड में आप जब आपने बीएड किया, एग्जाम देंगे आप सेकंड ग्रेड का, उसमें सेकंड ग्रेड के कुछ पद्य और गद्य के पाठ अलग से जोड़ रखे हैं भाई, उनको पढ़ना है, वहीं से पूछे जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के कुछ कवि चेंज कर देते हैं, फर्स्ट ग्रेड में कुछ कवि गद्य पद्य पाठ के अलग आ जाते हैं फर्स्ट ग्रेड में। उनके चेंज करने के बाद में आपके नेट में आपके अलग दे रखे हैं। तो वो पूरे कवि गद्य और पद्य दोनों का ये पाठों का यूनिट है। तो ये गद्य और पद्य की यूनिट है। इसमें पूरे के पूरे पाठ वगैरह देख रहे हैं, बालकांड है तुलसी का, बहुत सारे कवियों के, निराला की कविताएं हैं, बहुत सारी कविता पाठ है गद्य पद्य अपने को जो कहते हो लाइन टू लाइन उनका अर्थ करना है। तो 5 यूनिट अपनी काव्य पाठ से संबंधित होगा, इसको बोल सकते हो आप काव्य पाठ। काव्य पाठ। अब बच्चे अपनी 5 यूनिट के बाद में देखो, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। इस यूनिट में 10 उपन्यास है ना, इसमें 10 कहानियां हैं, इसमें 10 यात्रा वृत्तांत के साथ में संस्मरण, इसमें 10 निबंध हैं, इसमें 10 नाटक हैं। मतलब 10 से संबंधित 11, 12, 13 हो सकते हैं। तो उपन्यास, कहानियां, ये पूरी की पूरी 5 यूनिट इन विधाओं की है। अब आप कहोगे गुरुजी विधाएं तो दूसरी यूनिट में बताए थे आप कि उसके एंड में विधाएं आ रही है। तो वो जो विधाएं आ रही है उन विधाओं से अपना पर्टिकुलर किसी विधा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जैसे अभी आपको राग दरबारी उपन्यास दे दिया, राग दरबारी। अब राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा, कब लिखा, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, इसके अंतर्गत कथा वस्तु क्या है, इसका कथानक क्या है, पात्र चरित्र चित्रण के बारे में कोई विशेष जानकारी, कोई ऐसा पात्र जिसका विशेष कथन हो जो परीक्षा में सीधा का सीधा आएगा कि भाई ये कथन किसने किसको कहा। तो ऐसा अपन 5वीं यूनिट, अपन दूसरी यूनिट जो पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो गद्य विधाएं पढ़ेंगे, उसमें राग दरबारी नहीं पढ़ेंगे स्पेशल, उसमें केवल उपन्यास पढ़ेंगे अपन। उपन्यास क्या है, उपन्यास का प्रारंभ कैसे हुआ, उपन्यास को जब शुरू में उपन्यास आया तो किस भाषा में आया, उपन्यास भारत में कैसे फैला, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, दूसरा आंचलिक उपन्यास कौन सा है, आपसे पूछे हिंदी का प्रथम आलोचनात्मक उपन्यास कौन सा है, जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है, इसका मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कौन सा है, प्रयोगवादी उपन्यास कौन सा है, प्रगतिवादी उपन्यास कौन सा है। तो यदि स्पेशल उपन्यास के बारे में सामान्य कंप्लीट जानकारी, वो तो पढ़ेंगे अपन दूसरी यूनिट की गद्य विधाओं में स्पेशल, और कुछ महत्वपूर्ण उनका युग बांटेंगे। भाई उपन्यास तो एक महासागर की तरह मान लो पूरा का पूरा आपके पास फैला हुआ है। अब मैं आपको उपन्यास के टुकड़े नहीं करके पढ़ाऊंगा। भाई देखो उपन्यास 5 भागों में अपन बांटते हैं, ये प्रगतिवादी उपन्यास है, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, ये आंचलिक उपन्यास है, इस तरह ये आपके आधुनिक भावबोध के उपन्यास हैं। तो फिर आपको टुकड़े हो गए कि अच्छा प्रगतिवाद में ये है, और प्रगतिवाद में फिर मैंने बता दिया कि भाई ये 8 उपन्यासकार हैं। उपन्यासकार मतलब उपन्यास लिखने वाले आदमी, लेखक। तो ये 8 हैं, तो आपको याद हो गया अच्छा ये 8 मनोविश्लेषणवादी हैं। फिर मैंने कहा भाई 4 उपन्यासकार ऐसे हैं जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। फिर आपको 4 के टुकड़े याद हो गए कि भाई 4 जैसे 4 उपन्यासकार है जो ऐतिहासिक। तो अपन उसका जो पूरा का पूरा जो महासागर फैला है उसको इंडेक्स के रूप में बना करके वहां परिचय लेंगे कि उपन्यास विधा क्या है, उपन्यास विधा का पूरा जो स्वरूप है वो क्या है, कितने भागों में बांटी गई, कौन कौन से प्रकार होते हैं, वो सारा अपन दूसरी यूनिट में करेंगे। यहां अब आप कहो कि सर फिर उपन्यास में यहां क्या है, यहां स्पेशल नाम है उपन्यास का,
क्योंकि वहां पर अपन सारे उपन्यास पढ़ नहीं रहे, वहां अपन उपन्यास विधा का स्वरूप देख रहे हैं। उपन्यास विधा क्या है, कैसे कैसे प्रथम उपन्यास से जो कॉमन, जो सरफेस से जो प्रश्न बनते हैं ना ऊपरी उससे पाठ्यक्रम से, तो वहां से उसकी हम जानकारी लेंगे। वहां पर कोई उपन्यास की चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे तो वो करेंगे जो महत्वपूर्ण बड़ा उपन्यास है, भाई हाँ ये महत्वपूर्ण उपन्यास है, इनके बारे में सामान्य बातें करेंगे। यहां पर जो उपन्यास दे रखे हैं 10 उपन्यास, उनके नाम दे रखे हैं, नाम। अब यहां पर उपन्यास के धरातल की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो अपन गद्य विधाओं में कर चुके। अब यहां पर नाम दे रखे हैं, जिन भी 10 उपन्यासों के नाम है, 10 या 11 12 जो भी अपने पास है, अब उनके अंदर से यहां प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से पात्र हैं, किसने किसको क्या कहा, कथा वस्तु क्या है। कोई डायरेक्ट वहां से उपन्यास के अंदर से प्रश्न बन गया कि भाई सेवा सदन में सुमन किस उपन्यास का पात्र है, इस तरह से पहला उपन्यासकार जिसमें पहली बार नारी को स्थान मिला। तो ऐसे अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो यहाँ 10 उपन्यास हैं, इनकी एक एक लाइन अपने को पढ़नी। उपन्यास का मतलब एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, उपन्यास बहुत बड़े हैं, उसकी समरी, उसका बायोडाटा, उसका पूरा जो सार है ना, वो अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसी तरह अपने पास में कुछ कहानियां हैं, इसी तरह कहानियों की यहाँ नाम उल्लेख है। कहानियां वहां भी पढ़ेंगे गद्य विधाओं में, लेकिन वहां पर कहानी का स्वरूप, कहानी के बारे में सामान्य पूरी बातें कवर होगी। यहाँ पर कहानियों का नामकरण है, तो उन्हीं कहानियों की चर्चा करेंगे जिनके यहाँ पर नाम दे रखा है। तो ये 10 अपनी 5 यूनिट पीछे की, ये 5 यूनिट जो है वो कहानियां, यात्रावृत्तांत, निबंध, नाटक, वो सब यहाँ पर नामोल्लेख है, और जिनका नामोल्लेख है उनका विस्तृत अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये अपने सिलेबस है। सबसे ये है, इसके बारे में आपको मतलब फिलहाल इसमें कुछ मेहनत आपकी लगती है कि अगर मान लो आपके पास में सामग्री है या फिर सामग्री नहीं है तो यहाँ से आपको पीडीएफ के रूप में ये सारी रचनाएं उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसमें ज़्यादा योगदान आपका होता है कि यदि मान लो आप उसको रचना को लाइन टू लाइन पढ़ लेते हो, उसके अंतर्गत जो कथन है, उपन्यास है, पात्र, चरित्र, चित्रण है, सामान्य आप उसको अगर ले लेते हो, उसको पढ़ लेते हो, तो पहले आप उसकी समझ विकसित कर लेते हो भाई इसमें क्या है। तो फिर जैसे ही अपन यहाँ पर उसकी बोर्ड पर समरी की चर्चा करेंगे तो वो आपके ज़्यादा पकड़ में आ जाएगा। तो ये लास्ट की 5 यूनिट है, इसमें आपको एक एक लाइन पढ़नी है, की थोड़ी सी मेहनत मांगती है ये 5 यूनिट। इसके अलावा जो शुरू की 5 यूनिट है, इसमें विद्यार्थी का रोल नहीं है, इसमें टीचर का रोल है पूरा, कि वो उसको क्या पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, उसका स्वरूप क्या है, वो कितने हद तक, कितनी गहराई तक वो पढ़ाता है। सबसे महत्वपूर्ण यूनिट दूसरी यूनिट है, हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर काव्य शास्त्र है, उससे कम महत्वपूर्ण, उसके बाद में पहली यूनिट है अपनी जो जिसमें भाषा विज्ञान है। तो वो सारी अपन क्रमबद्ध रूप से देखने वाले हैं। और ये जो पूरी की पूरी गद्य की विधाएं हैं, इसमें आपको एक एक लाइन पढ़नी है, वो सारा पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध में करवाऊंगा। और उसके बाद में जब आप उसको पहले से पढ़ के आते हो तो फिर यहाँ पर अपन उसकी समरी, उसकी चर्चा करेंगे कि भाई बताओ इसमें क्या था, कौन सा पात्र है, क्या है, क्या चरित्र चित्रण है, कथा वस्तु क्या है। तो इस तरह अपना ये सिलेबस है। और अपन की रही इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत की देखो यहाँ से अपन शुरू करने वाले हैं अपन दूसरी यूनिट को, जो कि सेकेंड यूनिट है आपके सिलेबस की, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको शुरू करने से पहले देखो, आप सामान्य कॉमन हिंदी के विद्यार्थी हो और आपने देखा होगा, अनुभव भी रहा होगा कि विद्यार्थी एग्जाम किस तैयारी की करता है और सिलेक्शन किस में हो जाता है। कभी कभी होता है ऐसा कि भाई कोई सामान्य जीके की अगर बात करें तो विद्यार्थी पटवारी की वीडियो की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन हो गया राजस्थान पुलिस में। होता है ना ऐसा, पर्टिकुलर जिसकी कोचिंग करते हैं, जब जिसमें पढ़ते हैं उसी में थोड़ी होता है। हर एग्जाम भरते हैं, हर में किसी में भी कोई बैठ जाता है। आपका हिंदी का जो एग्जाम है, उस हिंदी के एग्जाम में जब आप हिंदी की तैयारी करते हो तो इसमें आप इसको 2 नंबर मत लगाओ, इसको अपन सामान्य पहले कॉमन बात कर रहे हैं, यूनिट की बात नहीं कर रहे। इसमें देखो आपका एक पोर्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, एक आपका पोर्शन आता है व्याकरण, जो आप शुरू से ही 6ठी क्लास से इसके बारे में परिचित हैं, हिंदी में क्या क्या होता है। एक आपका पोर्शन आता है भाषा विज्ञान, जिसमें आपके लिपि, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, भाषा की विशेषताएं, भाषा का क्षेत्र, कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है भारतवर्ष में, संवैधानिक प्राप्त मान्यता कितनी भाषाओं को है, कब कौन सा संशोधन हुआ। तो भाषा से संबंधित सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत ये चीजें पढ़ने के बाद में अब अपना आता है महत्वपूर्ण पोर्शन काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में आपके 2 भाग होते हैं, एक होता है भारतीय काव्य शास्त्र, एक होता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। और ये भारतीय और पाश्चात्य आपके सभी जगह दोनों बराबर वेटेज में रहते हैं। सेकंड ग्रेड में भी पाश्चात्य है, फर्स्ट ग्रेड में पाश्चात्य है, और नेट में भी पाश्चात्य है। वो अपने सिलेबस के हिसाब से वो उसका वेटेज ज्यादा कम होता रहता है। इसके अलावा नंबर 5 पर एक आपका जो पोर्शन है या एक आपका जो भाग है वो है रचनाएं।
काव्य पाठ, इसको आप काव्य पाठ बोल सकते हैं। ये हर सिलेबस या हर सेगमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं, ये चेंजेबल है, ये परमानेंट नहीं रहते। लगभग ये आ गया, ये परमानेंट है। एक बार आप लाइफ में तैयारी करेंगे, दुनिया का नहीं, भारतवर्ष का कोई सा भी एग्जाम देंगे, केवीएस दे दो, टीजीटी यूपी दे दो, पीजीटी दे दो, डीएसएस भी दे दो, केवीएस दो, एनवीएस दो, केंद्रीय विद्यालय का कोई सा भी दो, राजस्थान का दो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी है, ये नो चेंज है। ये एक बार तैयार कर लिया तो भारतवर्ष के हर एग्जाम में ये आने वाला। व्याकरण नो चेंज है, एक बार तैयार हो गई, हर जगह वही व्याकरण आने वाली है, उसका कोई लेवल नहीं होता कि भाई सेकंड ग्रेड की व्याकरण ये है, फर्स्ट ग्रेड की व्याकरण ये है। सर नेट की व्याकरण के कुछ टॉपिक अलग हैं, व्याकरण है, चाहे वो नेट में हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर में हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड में हो। भाषा विज्ञान सेम है, कहीं किसी का न असिस्टेंट प्रोफेसर का भाषा विज्ञान अलग है, न सेकंड ग्रेड का अलग है। देवनागरी लिपि के बारे में आप जो भी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, जो संशोधन एवं सुधार पढ़ रहे हैं कि कब कब कैसे कैसे सुधार किए गए, तो वो आपका ऐसा नहीं है भाई सेकंड ग्रेड के अलग सुधार है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग सुधार है, या नेट के अलग है। एक बार काव्य शास्त्र सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। तो अब ये चीजें ऐसी है कि एक बार अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन चीजों को तैयार करने के बाद आप कोई सा भी एग्जाम दे सकते हैं। आप तैयारी नेट की कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बीएड हैं तो बीएड में आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि आप जो बच्चे स्पेशल सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन्हें उसी लेवल से पढ़ाया जाएगा सेकंड ग्रेड के हिसाब से, और वहां भीड़ भयंकर और उनको 3 महीने या 2.5 महीने में फ्री कर देते हैं, और आओ बैठो, क्योंकि वो एकदम से रेला आता पूरा का पूरा भीड़ भयंकर। अब आप नेट के स्तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये सारी चीजें आप कवर कर रहे हैं, तो आपका जो ग्रेड का एग्जाम होने वाला है उसमें आप उन लोगों से बेहतर है ना, उसमें आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो ये है काव्य पाठ। ये काव्य पाठ सिलेबस के हिसाब से अलग अलग बदल जाते हैं, ये चेंजेबल है, ये कहीं परमानेंट नहीं है। पूरे की पूरी हिंदी के जितने भी कवि हैं, कब कौन से सिलेबस में क्या लगा रखा है, कौन से सिलेबस में क्या लगा रखा है, अपने नेट में कुछ अलग कवि हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ अलग कवि हैं, सेकंड ग्रेड के कुछ अलग है, फर्स्ट ग्रेड के कुछ अलग है। तो ये चीजें है, ये चीज सबसे लास्ट में तैयार करने की है, और ये चीज टेम्परेरी है। सिलेबस या एग्जाम के हिसाब से ये चीज बदलती रहती है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी, हमारी पहली प्राथमिकता बनती है कि हमारा ये वाला पोर्शन है इसको तैयार करें, और ये वाला पोर्शन जब हमारा एग्जाम आ जाए कि जैसे आपका नेट का एग्जाम आ गया तो नेट के अकॉर्डिंग काव्य पाठ तैयार कर लो। अब आपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भरोगे, आप बीएड कर रखे हो, दोनों एग्जाम आपको देने हैं, है ना। तो वहां पर ये चीजें परमानेंट है, ये चीजें एक बार तैयार कर ली तो ये कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ये चीजें बदलती रहती है। तो ये चीजें जिसका एग्जाम दो उस वक्त उसके जो 2 महीने का समय है ना एग्जाम से पहले का, उसके वक्त तैयार करने लग जाओ, ताकि यहां से आपके नंबर ना कटे और वो एग्जाम आप पास कर लो। उसके बाद में इनकी छुट्टी, फिर आप अगला एग्जाम देंगे तो वहां पर फिर आपके काव्य पाठ चेंज हो जाएंगे। तो ये तो टेम्परेरी है, ये बदलते रहते हैं। ये वाला जो हिंदी का पोर्शन है ये परमानेंट है, ये कहीं नहीं बदलता। ये एक बार अगर तैयार हो गया तो फिर आपकी छुट्टी, टेंशन खत्म हमेशा की। इसके बारे में आप परिचित हो गए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने, इसमें से सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास अपन पढ़ने वाले हैं, अपने नेट की है वो दूसरी यूनिट, और दूसरी यूनिट नेट की है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन शुरुआत करने वाले हैं। तो अपन उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के बाद में अपन उसको लिखना शुरू करते हैं। पहली क्लास है, अपने पुराने बच्चियां हैं कुछ, वो भी वेट कर रही थी लेकिन इन्होंने सूचित नहीं किया उनको, तो कल तक वो भी आ जाएगी, कल या परसों जब भी। अभी आपकी क्लास फिलहाल ऐसे रखेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन या बात करेंगे, है ना। तो अपनी नेट की सेकंड यूनिट के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, और वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये लिखो आप, है ना। इसमें मैं कुछ आपको सामान्य परिचय लिखवा रहा हूं, कुछ परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें। थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं अपन, आए हो तो। बिल्कुल, ये कॉपी साहित्य के इतिहास की बना लो, ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ऐसी कॉपी की जरूरत है। और लाल पेन से आप मत लिखो इसमें, हाँ हेडिंग डाल लो। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ये जो लिक्विड मिलाते हैं ना, ये कोई ऐसा होता है, ये जैसे ऑयल पेज पे गिरने के बाद आर पार हो जाता है ना, तो आपके 4-5 महीने बाद ये क्या पीछे पारदर्शी हो जाता है। ये तो ब्लैक और ब्लू 2 पेन आप यूज कर लो, ग्रीन भी कर लो। ये लाल में ये लिक्विड मिलाते हैं तो ये शाही में कुछ होता है, वो आर पार हो जाता है, वो 3-4 महीने बाद वो फैल जाता पीछे, है ना। ब्लैक ब्लू में दिक्कत नहीं आती। हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए इतिहास एक शब्द है, हिंदी साहित्य आप जानते हो। इस शब्द से आप परिचित हो क्या?
इतिहास। इतिहास क्या है? इसमें दो शब्द है, इति धन हास। इति धन हास। इति का मतलब होता है समाप्त, पूर्णाहुति। आपने देखा होगा गणित के वो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते थे पहले, जिसमें आता था इति सिद्धम, गणित के सवाल करवाते थे। तो इति सिद्धम का मतलब यह पूर्ण हुआ या संपूर्ण हुआ। हाश का मतलब होता है पतन। इति का मतलब संपूर्ण या समाप्त, है ना। जैसा वाक्य होगा हिंदी में समाप्त, हिंदी में वाक्य के हिसाब से शब्द अपना अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसा संपूर्ण हुआ या समाप्त हुआ, जिसका पतन हो चुका, जो जा चुका, वो हो गया अपना क्या? इतिहास। इतिहास राजनीतिक भी होता है, अभी समझ रहे हैं, अभी रुको लिखवाऊंगा प्रॉपर। इतिहास सामाजिक भी होता है, इतिहास भाषा का भी होता है, इतिहास मानव जाति, किसी का भी इतिहास हो सकता है। ये कोई ऐसे कोई फैक्ट नहीं है भाई, ये गिने चुने फैक्ट है। राजनीतिक इतिहास क्या है? राजनीतिक इतिहास में ये आप समझ सकते हैं कि भाई पहले भारत का प्रशासन कैसे चलता था। पहले राजा होते थे, राजतंत्र था, और राजा का बेटा ही राजा बनता था। जो हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो वाली जो सिस्टम या वो पद्धति चल रही थी, उसके हिसाब से वो चल रहा था। तो अगर अपन राजनीतिक इतिहास की बात करें, उससे पहले क्या शासन था, उससे पहले राम जी, द्वापर, कृष्ण, सतयुग, त्रेता, तो राजाओं का शासन का इतिहास अगर अपन बात करने बैठे तो आज तक, हमारा भारत आजाद हुआ 1947 के बाद में, आज तक संविधान फिर लागू हुआ, तो क्या राजनीतिक इतिहास नहीं बनता? प्रशासन प्रणाली का बनता है ना। उसी तरह सामाजिक इतिहास की बात करते हैं कि भाई समाज कैसे परिवर्तन हुआ, समाज का इतिहास क्या है। तो समाज के इतिहास में आपने देखा होगा कि जो सामाजिक इतिहास होता है, उसमें हमारा समाज पहले कैसा था। आज से आप 2 पीढ़ी की बात करो, अपने पिताजी, अपने पापा की पीढ़ी की बात कर लो, पापा अपने से कभी कभी बैठ जाते हैं, अपने दादाजी की पीढ़ी की बात कर लो, वो कभी कभी बैठ जाते हैं, तो हमारे को कहते हैं कि देखो आप लोग तो ऐसे हो। अपने को कहते हैं हमारे जमाने में ऐसे हुआ करता था, हम यहाँ से लेकर के 100 किलोमीटर तक के गांव का उदाहरण देते हैं, अपना रिलेशन हो, कहीं बुआ मामा वगैरह, कि हम वहाँ सुबह जाते थे मॉर्निंग में, शाम को वहाँ वापस आ जाते थे। 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, तुम इतनी सी 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। तो अगर अपन सामाजिक की बात करें तो सामाजिक का मतलब होता है सांस्कृतिक, है ना। सांस्कृतिक, समाज से सीधा सीधा संबंध किससे होगा? सांस्कृतिक। संस्कृति का इतिहास, तो संस्कृति बदली या नहीं बदली? धीरे धीरे। आपने खुद ने देखा होगा, आपका बचपन जब था, उस वक्त आपके पास, आपका जब बचपन था तो मोबाइल नहीं था। मोबाइल अभी 15 से 20 साल के मध्य में ये आया है, एंड्रॉइड। इससे पहले आपका बचपन बिना मोबाइल के गुजरा होगा, तो आप याद करो अपना बचपन। लेकिन अब जो आने वाले बच्चे हैं, अपने के बाद की पीढ़ी के जो आने वाले बच्चे हैं, उनका बचपन कैसे होगा? तो संस्कृति बदली है, इतिहास बदला है। गर्मियों के वो दिन जिसमें इस समय जैसे अपने से पहले वाले या अपना बचपन भी उन्हीं दिनों में बीता कि अपन गांव में, मोहल्ले में, गली मोहल्ले में गर्मियों में घूमते रहते थे। लेकिन आज का बच्चा घर के बाहर ही नहीं निकलता, क्योंकि मोबाइल है उसके पास। पाश्चात्य संस्कृति प्रभावी है। तो संस्कृति हमेशा बदलती रहती है। संस्कृति पे जो परिवर्तन आते हैं, तो संस्कृति का परिवर्तन सामाजिक इतिहास हो गया। इसके अलावा भाषा का इतिहास, भाषा का इतिहास आपने देखा होगा भाषा विज्ञान में कि भाई सबसे पहले लौकिक संस्कृत चली। लौकिक संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए, लौकिक संस्कृति आपने नाम सुना होगा, जिसमें वेदों की रचना हुई। फिर वैदिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत, इसमें क्या अंतर है कि लौकिक संस्कृत तो एकदम शुद्ध प्योर संस्कृत, वैदिक संस्कृत थोड़ी बोलचाल की भाषा, जिसमें आम जनता बोलने में उसमें अशुद्धियां और थोड़ी मिश्रण हो गई, तो वैदिक संस्कृत हो गई। उसके बाद में आई आपकी पाली, जो गौतम बुद्ध की भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा है। फिर प्राकृत भाषा आपने सुनी होगी। फिर प्राकृत जैनों की भाषा है, महावीर स्वामी की भाषा है। प्राकृत के बाद में आपने नाम सुना होगा अपभ्रंश का। अपभ्रंश आपकी हिंदी की भाषा है। अपनी हिंदी का ही पुराना रूप क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है। अब मतलब आप कह सकते हो कि हिंदी का जो बचपना है या हिंदी का जो बाल्यावस्था है, वो क्या है? अपभ्रंश है। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी एक विद्वान है हिंदी के, जयपुर के ये हैं, वो नाम सुना होगा आपने, समालोचक उनका अखबार है। उन्होंने अपनी हिंदी को कहा है अपनी जो हिंदी है इसको कहा पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है। तो ये अपभ्रंश है। इसका समय आपको मैं बता दूं, इनके समय की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, अपन सामान्य बात कर रहे हैं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी इसका समय माना जाता है। किसका? अपभ्रंश का। इस 1000 ईस्वी के बाद 10वीं सदी हो गई ना, 1000 ईस्वी, 10वीं सदी के बाद 11वीं सदी की बात करते हैं। तो 11वीं सदी में हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपभ्रंश का जो आगे की अवस्था है वो अवहट्ट है। अवहट्ट भाषा आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। अवहट्ट है, पुरानी हिंदी है, फिर हिंदी है, फिर मानक हिंदी है ना। इस तरह से हिंदी का विकास हुआ। तो भाषा का विकास या भाषा का इतिहास बना कि नहीं बना? तो आपके जहन में इतनी सी बात क्लियर हुई कि भाई ये जो इतिहास है, ये इतिहास शब्द किसी का भी हो सकता है। इसी तरह हम बात करेंगे हिंदी के इतिहास की। संपूर्ण भाषाओं के साथ में अब हम बात करने वाले किसकी?
हिंदी भाषा के इतिहास की, हिंदी साहित्य के इतिहास की, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहां पर हम बात करेंगे इतिहास की, और इतिहास शब्द से ही अपन लिखना शुरू सबसे पहले करते हैं। तो लिखो, इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इति धन हास, इति धन हास, इति धन हास। ठीक है, फिर लिखो आगे। इतिहास किसी भी पहलू का हो सकता है। इतिहास किसी भी पहलू का हो सकता है। उसी पहलू में आती है एक हिंदी भाषा, उन्हीं पहलुओं में आती है हिंदी भाषा। जिसके तहत, जिसके लगातार लिखो, जिसके तहत बनता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके तहत बनता है हिंदी साहित्य का इतिहास। लिखा। अब एरो चेंज मतलब लाइन चेंज करके अगला एरो लगाओ, अगली लाइन में एक लाइन छोड़ करके उसमें लिखो, इतिहास से तात्पर्य है अतीत की घटनाएं। इतिहास से तात्पर्य है अतीत की घटनाएं। अतीत की घटनाएं। फिर लिखो, इतिहास मानव संबंधों की व्याख्या करता है। इतिहास मानव संबंधों की व्याख्या करता है। इतिहास मानव संबंधों की व्याख्या करता है। लगातार लिखो इसमें, इतिहास के द्वारा हम अतीत की रचनाओं की व्याख्या और विश्लेषण, अतीत की रचनाओं की व्याख्या और विश्लेषण वर्तमान चेतना के संदर्भ में करते हैं। इतिहास के द्वारा हम अतीत की रचनाओं की व्याख्या और विश्लेषण वर्तमान चेतना के संदर्भ में करते हैं। वर्तमान चेतना के संदर्भ में करते हैं। देखो, आपने इसमें एक लाइन लिखी कि इतिहास के द्वारा हम अतीत की रचनाओं की व्याख्या, ये अतीत है, अतीत जानते हो, भूतकाल में जो भी रचनाएं लिखी गई उन रचनाओं की व्याख्या करेंगे, उन रचनाओं की व्याख्या करेंगे, और वो भी किसके संदर्भ में? वर्तमान चेतना के संदर्भ में। इससे आप क्या समझे कि इधर होगी अतीत की कोई रचना, और उस रचना की जो उपयोगिता है, उपयोगिता, उस उपयोगिता को कसेंगे वर्तमान की कसौटी पर, वर्तमान की कसौटी पर, कि क्या वर्तमान में ये रचना उपयोगी है, क्या दोनों में कोई तुलना है। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो, आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा कि भाई गोदा ने कालजयी रचना है। यहां कालजयी से आपका क्या तात्पर्य है? कालजयी, कालजयी से मतलब है कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों पर बराबर अधिकार हो। ऐसा नहीं कि अपन ने कोई रचना लिखी, भूतकाल में हो गई रचना और उसके बाद में उसका अस्तित्व खत्म, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये मान लो इतिहास की बात है, अपने सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये कविता लिखी, छायावादी कवियत्री है, तो मान लो अब भारत उस समय अंग्रेजों के अधीन था, और
भारत उस समय अंग्रेजों के अधीन था और उस समय अंग्रेज भारत के युवाओं पर अपना कब्जा जमाना चाह रहे थे। तो उस समय इस रचना की प्रासंगिकता थी कि भाई अंग्रेजों से लड़ना है, अंग्रेजों से विरोध में आना है, युवाओं को जागरूक करना है, दबके नहीं रहना है। लेकिन अभी जब भारत स्वतंत्र हो गया तो क्या वो रचना की प्रासंगिकता नहीं है? राष्ट्र प्रेम में तो है, उसकी प्रासंगिकता आज भी है, क्योंकि आज अंग्रेज नहीं है तो दूसरे पड़ोसी देश है ना, वही स्वतंत्र देश। तो यहाँ पर जैसे गोदान है, अब गोदान में आपने पढ़ा कि गोदान रचना है, अब इसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, वर्तमान में क्या चेतना है? क्या भारत में आज कृषि समाप्त हो गई? क्या भारतीय, आपने देखा होगा गांधी जी का वाक्य कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की कितनी प्रतिशत, आज घर जाकर के देखना, कितने प्रतिशत आबादी भारत की गांव में रहती है? 70% आबादी भारत की गांव में रहती है, 30% ही रहती है शहरों में। तो क्या किसानी, खेती किसानी खत्म हो गई? क्या खेती किसानी की आज वर्तमान उपयोगिता नहीं है क्या? तो आज का जो किसान है, जो होरी है उस जमाने का, गोदान प्रेमचंद के जमाने का, गोदान लिखा गया 1936 में। तो 1936 का जो होरी है, वो होरी जिन परेशानियों से जूझता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और फिर अंत में मजदूर बन जाता है। कैसे कैसे वो खेती करते समय किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आज भी किसान के सामने वही समस्या है। आज भी भारत का किसान उसी होरी की तरह उन्हीं शोषण, उन्हीं ताकतों का शिकार हो रहा है, और आज भी उसकी खेती के बलबूते ना वो कोई शौक पूरे कर सकता, ना वो कोई अपनी जो जिंदगी की जो सपने हैं वो पूरे कर सकता। केवल उस खेती में, जैसे होरी एक गाय लाना चाह रहा था, लेकिन पूरी जिंदगी में उससे एक गाय नहीं आई, एक गाय नहीं आई। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं एक गाय रखूं अपने घर पे, लेकिन पूरी जिंदगी में गाय नहीं आई। तो आज भी भारत का किसान खेती के दम पे केवल अपने खाने का अन्न उत्पन्न कर सकता है। उसके अलावा जो अलग से उसकी जो ख्वाहिशें हैं, अलग से जो ये भौतिकतावादी जो संसार है, उसकी वो कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। तो इस खेती किसानी में जो समस्याएं हैं वो आज भी जीवंत, ज्यों की त्यों विकराल ज्वालामुखी के रूप में किसानों के सामने व्याप्त है। आज भी वो समस्याएं हल नहीं हुई, आज भी किसानी में वही समस्याएं आ रही है। तो क्या ये रचना आज वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं है? बोलो, है ना प्रासंगिक, आज भी उसकी उपयोगिता है। तो अभी अपन ने इस परिभाषा में यह समझा कि हमारे इतिहास की, अतीत की जो रचनाएं हैं, उनको वर्तमान चेतना में उसकी व्याख्या और विश्लेषण करते हैं इतिहास के द्वारा। इतिहास में हम जो रचनाएं पढ़ेंगे, उन रचनाओं का यही उद्देश्य है। पहली परिभाषा क्लियर कि पुरानी जो रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं की वर्तमान चेतना के संदर्भ में व्याख्या और विश्लेषण करते हैं कि क्या ये रचनाएं वर्तमान में उपयोगी है या नहीं है, इनका कितना अपने ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी परिभाषा लिखो, अगला एरो लगाओ। देखो, पहले समझो, आप जब इतिहास लिखना पढ़ो, आप जब इतिहास पढ़ोगे तो इसमें आप सबसे पहले आपका एक टॉपिक आने वाला है इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे गार सादत आशी का इतिहास, फिर शिवसेंगर का इतिहास, फिर जॉर्ज गिरियर्सन का इतिहास, फिर मिश्र बंधुओं का इतिहास, फिर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। तो रामचंद्र शुक्ल से पहले ये 3 या 4 विद्वानों ने इतिहास लिखा। इन इतिहासों में एक कमी है, सबसे बड़ी कमी क्या है कि इन्होंने केवल इतिहास को वोटर लिस्ट बना दिया। वोटर लिस्ट जानते हो? कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के माता, कैंडिडेट के पिता, माता पिता का नाम, उम्र, ये फिर दूसरा आ गया वोटर लिस्ट। इन्होंने इतिहास जो लिखा, उन्होंने क्या किया कि हिंदी में जितने भी कवि हुए उनके नाम उल्लेख कर दिया कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार विचार किया कि ये वोटर लिस्ट तैयार करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी, उन रचनाओं की क्या उपयोगिता है, उन रचनाओं की क्या प्रासंगिकता है, उन रचनाओं का क्या महत्व है। पहली बार रामचंद्र शुक्ल ने विचार किया कि साहित्य क्या है, साहित्येतर क्या है। साहित्येतर समझते हो? साहित्य इतर, साहित्येतर, साहित्येतर ये शब्द है, इसमें 2 शब्द है, एक है साहित्य, एक है इतर। इन दोनों से बना है साहित्येतर, है ना। इतर का मतलब होता है भिन्न, भिन्न। विवाहेतर जो विवाह में शामिल नहीं है, साहित्येतर जो साहित्य में शामिल नहीं है। साहित्य में शामिल नहीं है, मान लो आप कवियत्री हो, आपने कोई कविता लिखी, आपकी कविता का कोई मतलब नहीं, आपने कविता लिख दी, कुर्सियां बहुत पड़ी थी, कैमरा लग रहा था, लाइटें लग रही थी, अब ये कविता लिख दी आपने, इसका भावी जीवन में या आने वाली पीढ़ी में कोई उपयोगिता नहीं है। आपने कोई ऐसी कविता लिखी जिसको पढ़ करके एकदम दिमाग में, माइंड में क्लिक हुआ, लोगों की मनोवृत्ति बदल गई, लोगों की सोच बदल गई, तो वो कविता आपकी साहित्य के लायक है, उसका महत्व है, उसका आगे साहित्य में हर पीढ़ी में उसका महत्व है।
तो रामचंद्र शुक्ल ने हर किसी का, इन लोगों ने तो क्या किया, शुक्ल से पहले जो साहित्य लिख रहे थे, आप कवियत्री हैं, आपने अपनी मान लो आपके मोहल्ले में आपके 5 कवियत्रियां हैं, इन्होंने तुरंत, हाँ भाई नाम बता दो, तुरंत नाम लिख दिया। इन्होंने केवल उनका बायोडाटा संकलित किया है अब तक के इतिहास में। इन्होंने साहित्य के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया, केवल कवियों का बायोडाटा संकलित किया। कोई कवि है, बस ये कवि का नाम लिख दिया। ये आपके मिस्र बंधु, इन्होंने 5000 कवियों का वर्णन किया, 5000 का अपन पढ़ेंगे एक एक को डिटेल से। रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार अपने साहित्य में बहुत कम कवि रखे और पहली बार विचार किया कि साहित्य क्या, साहित्येतर क्या है। पहली बार इन्होंने साहित्य के बलबूते साहित्य का मूल्यांकन करके कवियों को स्थान दिया है, सबको बाहर निकाल दिया अपनी लिस्ट से। तब जाकर के इनका साहित्य प्रमाणिक, और तब जाकर के आप जब पढ़ते हो तो रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य है उसका एक एक वाक्य आपकी परीक्षा में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो उसी महत्व का इतिहास है। इनका कोई नहीं पूछता, गारसद दासी का, शिव सिंह सेंगर का, आपके मिस्र बंधुओं का, इनका इतिहास का कोई वाक्य परीक्षा में नहीं आता। रामचंद्र शुक्ल का एक एक वाक्य पर रिसर्च होता है, पीएचडी होती है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के एक एक वाक्य पर। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपना इतिहास इसी तरीके से सारगर्भित लिखा, उन्होंने कलेक्शन नहीं किया, संकलन नहीं किया। यह है। तो अब अपनी एक परिभाषा आती है कि इतिहास महज तथ्यों का संकलन नहीं है। लिखो एरो लगा करके, समझ गए? तथ्यों का संकलन मतलब फैक्ट लिखना इतिहास नहीं है। लिखो, इतिहास महज तथ्यों का संकलन नहीं है, इतिहास महज तथ्यों का संकलन नहीं है, बल्कि साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। इतिहास महज तथ्यों का संकलन नहीं है, बल्कि साहित्य और समाज के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। लिखा? समझ गए? परिभाषा भी समझ गए कि साहित्य और समाज की अब तक का जो भी चीजें हुई ना, तो उनके अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। कोई तथ्य सीधा सीधा तथ्य नहीं होता इतिहास। चलो अगला एरो लगाओ, अगले एरो में लिखो, इतिहास के द्वारा, साहित्य के इतिहास के द्वारा, साहित्य लगा दो, साहित्य के इतिहास के द्वारा हम साहित्यिक परंपराओं के उत्थान एवं पतन को समझते हैं। साहित्य के इतिहास के द्वारा हम साहित्यिक परंपराओं के उत्थान एवं पतन को समझते हैं। साहित्यिक परंपराओं के उत्थान एवं पतन को समझते हैं। तीसरी परिभाषा बता देता हूं, दूसरी क्लियर हो गई ना? तीसरी देखो, साहित्यिक परंपराओं का उत्थान और पतन क्या होता है। आपका नाम क्या है? अलका। नाम बड़ा शुभ आपका। दूसरी अलका हो तुम। देखते हैं तुम्हारा क्या परफॉर्मेंस रहता है। इससे पहले एक अलका आई थी, उसका देखना लिस्ट लगी हुई है उसकी, है ना? अलका आई थी और अलका ने पहले नेट किया, और वो अलका ऐसी थी बिल्कुल कोरा कागज, कुछ नहीं जानती थी, हिंदी बोलना भी बड़ी मुश्किल से आता था उसको, बिल्कुल सामान्य बालिका। फिर उसने जीआरएफ किया। इसके दौरान उसने कोचिंग रिपीट कर ली कि सर नेट तो मेरा हो गया, लेकिन फिर भी जो ज्ञान पिपासा है वो उस लेवल तक परिपूर्ण नहीं हुई, तो मैं रिपीट करके वो जो कमियां है या जो कॉन्फिडेंस की कमी है उसको मैं पूरा करना चाह रही हूँ। तो उसने रिपीट कर ली कोचिंग। रिपीट करने में आधी फीस जमा करके उसने पुनः अगला ही सेशन रिपीट कर लिया। रिपीट का फायदा क्या हुआ कि अगले सेशन में जीआरएफ हो गया। चीजें तो कंप्लीट हो गई ना नेट के दौरान, पहले ही बार में, अगली बार में जीआरएफ कंप्लीट हो गया। चलो, जीआरएफ कंप्लीट होते ही जैसे आप प्रीवियस में हो, किस्मत की बात है वो भी प्रीवियस में थी, अब है उसका फाइनल ईयर। तो इस दौरान फाइनल ईयर में ये जो पढ़ा, ये जो साहित्य लिखा, इसका उसने पूरा का पूरा कॉपी कराई राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेंस के एग्जाम में, फाइनल में, एमए में। तो उसके दौरान मेंस में उसके नंबर आ गए बहुत जबरदस्त। तो वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से आरयू से गोल्ड मेडलिस्ट हो गई। आरयू से गोल्ड मेडलिस्ट 2022 की, उसका वीडियो भी यूट्यूब पे देखना, बात कर लेना आप। आरयू से गोल्ड मेडलिस्ट हो गई। उसके दौरान जस्ट जगह निकल गई राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्री पीएचडी की। तो यहां उसने प्री टेस्ट दिया और प्री टेस्ट में उसके प्री पीएचडी में नंबर आ गया। तो अभी आरयू से वो कर रही है पीएचडी, उसका लास्ट सेशन चल रहा है।
अभी उसने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दिया है, तो शायद हो सकता अब हो जाए। तो बालिका की पीएचडी चल रही है, इधर से ये सारी डिग्रियां अपने आप में कंप्लीट होती आ रही है, और पीएचडी चली रही है, और ये हो गया तो ठीक है। तो एक अलगा तो ये है जिसने ये स्कोर किया, लाइफ के सारे टारगेट पूरे कर दिए। अब इसके बाद में क्या बच रहा है बताओ? पीएचडी हो गई, बस एक नौकरी तो लग रही, पेमेंट पीएचडी में उसको 40,000 रुपये मंथली मिल रहे हैं, रिसर्च कर रही है वो, जीआरएफ की वो स्कॉलरशिप मिलती है ना, 40,000 रुपये ये मिल रहे हैं। तो ये तो 40,000 रुपये मंथली में ऐसे मिल रहे हैं, तो ये 25-30 लाख रुपए हो जाते हैं 4-5 साल के। तो ये तो पेमेंट मिल ही रहा बिना नौकरी लगे, अब लग भी जाएगी भाई, ये सारा कंप्लीट है तो अब क्यों नहीं लगेगी, पढ़ना ही तो है। तो ये है, तो तुम हो दूसरी अलगा, तो देख लो तुम अलगा के नाम में कितना दम है। अब अपन बात कर रहे थे अपनी क्या, साहित्य के इतिहास के द्वारा हम साहित्य के इतिहास के पतन और उत्थान को समझते हैं ना। पतन और उत्थान दो शब्द। आदिकाल सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, और आदिकाल पढ़ेंगे तो आदिकाल में आपने पढ़ा भाई ठीक है, आदिकाल ये हो गया, आदिकाल यहां से पढ़ना स्टार्ट किया, ये आदिकाल समाप्त। यहां पे अपन पढ़ेंगे भक्तिकाल, भक्तिकाल, और भक्तिकाल यहां से पढ़ना शुरू किया, ये समाप्त। यहां पढ़ेंगे रीतिकाल, रीतिकाल यहां समाप्त, फिर आ गया आधुनिक काल। अब आप मुझसे ये पूछो गुरुजी जब आदिकाल अपन पढ़ रहे हैं तो फिर आदिकाल समाप्त क्यों हुआ, ये आदिकाल ही क्यों नहीं चला अभी तक यहां तक लगातार? फिर जब भक्तिकाल आया तो फिर भक्तिकाल लास्ट तक ही क्यों नहीं चला, फिर समाप्त होकर रीतिकाल क्यों आ गया? तो साहित्यिक परंपराओं का उत्थान और पतन, ये आदिकाल चल रहा था तो यह आदिकाल का हुआ पतन, और पतन होने के क्या कारण है, क्यों हुआ पतन, और फिर पतन हो गया तो भक्तिकाल का क्या हुआ, उत्थान हुआ। भक्तिकाल क्यों आया? फिर जब भक्तिकाल आ गया तो कुछ समय बाद भक्तिकाल रहा, आपके रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन आपको पता होगा 1050 ईस्वी से 1375 से 1700 से 1900 से अब तक। तो फिर भक्तिकाल आया तो फिर भक्तिकाल ही क्यों नहीं चला आज तक, 20वीं सदी तक? फिर बीच में रीतिकाल क्यों आ गया? अरे भाई भक्तिकाल का यहाँ हो गया पतन, फिर रीतिकाल का उत्थान हुआ। तो इस साहित्य के इतिहास के द्वारा हमें ये जानना चाहिए, या ये जानते हैं हम कि जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के पतन और उत्थान का कारण पता चलता है कि साहित्य में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं आई, कौन कौन सी प्रवृत्तियां आई कि वो विचारधारा जो चली आ रही थी उसका पतन हो गया और एक नई विचारधारा उत्पन्न हो गई जिसका उत्थान हो गया। तो ये परिभाषा हमने ये लिखी है कि साहित्य की परंपराओं के द्वारा हम साहित्य की अंतर्गत जो सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक जो विचारधाराएं हैं उनके उत्थान और पतन की जानकारी हम साहित्य के इतिहास के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये चीजें मैंने इसलिए लिखवाई है कि नेट के बाद में आप पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, कई यूनिवर्सिटी में पीएचडी वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्जाम देते तो वहाँ इंटरव्यू होता है। आपसे नॉर्मली पूछ ले कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या किसे कहते हैं इतिहास, क्या जानते हो आप इतिहास के बारे में? आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो 70% कोर्स कवर करता है आपका इतिहास का, क्या है इतिहास? अब आप वहाँ चुप थोड़ी बैठे रहोगे, गुरुजी इतिहास तो इतिहास ही है, ऐसा थोड़ी कहोगे। आप उनसे कहोगे कि सर इतिहास किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, किसी भी पहलू का हो सकता है, जैसे कि उसमें हिंदी एक भाषा है और हिंदी भाषा का भी इतिहास है। तो हिंदी भाषा का इतिहास सर भाषा के संदर्भ में यहाँ से चालू होता है, और हिंदी के इतिहास के द्वारा हम साहित्यिक परंपराओं के उत्थान और पतन को समझते हैं कि कब किस परंपरा का पतन हुआ, कब किस परंपरा का उत्थान हुआ। साहित्य का इतिहास सर महज तथ्यों का संकलन नहीं है। साहित्य के इतिहास के द्वारा हम मानव संबंधों की व्याख्या करते हैं कि मानव के संबंध किस प्रकार, किस युग में कैसे थे। साहित्य का इतिहास सर मानव संबंधों की व्याख्या के साथ साथ में जो इतिहास की, जो अतीत की जो रचनाएं हैं उनकी व्याख्या करता है और उन रचनाओं को वर्तमान चेतना के संदर्भ में प्रस्तुत करता है। तो अगर ये थोड़ी टेक्निकल शब्दावली आप बोलते हो तो क्या सामान्य विद्यार्थी से आप अलग नहीं रहोगे? रहोगे। तो यही चीजें हैं। चलो आगे लिखो, कंटिन्यू, अगला एरो लिखो। अब इतिहास की बात अपन पूरी करते हैं। इतिहास के साथ में एक नया शब्द अपना आ जाता है, साहित्य। साहित्य, भाई साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं ना अपन, तो ये तो अपन ने बात करी इतिहास की कि इतिहास क्या है। और ये इतिहास ऐसा नहीं कि अपने हिंदी की बात कर रहे हैं, इस इतिहास को आप कहीं भी रख दो, संस्कृत भाषा में रख दो, ये सारी परिभाषाएं संस्कृत भाषा में भी फिट हो रही है। भाई संस्कृत भाषा का भी तो अंग्रेजी भाषा का इतिहास रख दो। तो ये तो बात हुई इतिहास की कॉमन। अब बात आ जाती है साहित्य की। तो अब लिखो आप एक लाइन, या एरो मत लगाओ, स्टार लगाओ यहाँ पे, ऐसे ऐसे स्टार लगा के फिर लिखो साहित्य का। साहित्य का अर्थ, साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा।
इस वाले स्टार में लिखो साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा और डैश लगा दो। ठीक है, नीचे वाली लाइन में एरो लगाओ वापस दोबारा और उसमें लिखो साहित्य के अंतर्गत पूर्व में लिखे गए ग्रंथों की एक विवरणिका का अध्ययन करते हैं। साहित्य के अंतर्गत पूर्व में लिखे गए ग्रंथों की एक विवरणिका का अध्ययन करते हैं। एक विवरणिका का अध्ययन करते हैं। अलका, क्या लिखा आपने? साहित्य के अंतर्गत पूर्व में लिखे गए ग्रंथों की विवरणिका का अध्ययन करते हैं। बताओ, ये शब्द आया विवरणिका, इसको आप जानते हो, इसका मतलब क्या होता है? विवरणिका, विवरणिका। ठीक है, विवरण से बना है, विवरण से। विवरण आपने देखा होगा, जैसे आपने वॉशिंग मशीन ली, आप मोबाइल लेके आते हो, आप कोई टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आते हो कुछ भी, तो उसमें एक बुकलेट नहीं आती? फोन में भी आती है, कोई मशीन वगैरह कुछ भी लो तो उसमें वो गाइडलाइन के लिए आती है ना, वो होती है विवरणिका, उसको कहते हैं विवरणिका, यानी उसके बारे में जानकारी। तो साहित्य के अंतर्गत अब तक जो ग्रंथ लिखे गए, भाई ये इतने ग्रंथ लिखे गए, जैसे अपन 1000 सालों के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो 1000 सालों के इतिहास में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जितने भी ग्रंथ, जितने भी कवि आए, उन सब के कवियों की लिस्ट, इस विवरणिका को आप ऐसे समझो लिस्ट, उस लिस्ट को ही क्या कहते हैं? साहित्य। साहित्य क्या है? साहित्य पुराने ग्रंथों का जानकारी है। साहित्य में क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास में अपन क्या पढ़ेंगे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में जितने भी कवि हुए, उन कवियों का नाम पढ़ेंगे, उन कवियों का साहित्य पढ़ेंगे, उस साहित्य में उन्होंने क्या लिखा, कला पक्ष क्या रहा, भाव पक्ष क्या रहा, भाषा कौन सी रही, उस रचना का क्या योगदान रहा, वो रचना किस पर लिखी गई, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, यही पढ़ेंगे साहित्य में। तो क्या ये पुराने ग्रंथ नहीं है लिखे हुए? तो पुराने ग्रंथों की लिस्ट ही क्या कहलाती है? साहित्य कहलाती है। तो आपने इस परिभाषा में यही लिखा कि साहित्य क्या है? पुराने ग्रंथों की, अतीत में लिखे गए ग्रंथों की विवरणिका ही साहित्य कहलाती है। क्लियर है? दूसरी परिभाषा लिखो एरो लगा करके। साहित्य के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक, साहित्य के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का योगदान होता है। साहित्य के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का योगदान होता है। साहित्य के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का योगदान होता है। लिखा? ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर है? साहित्य के अंतर्गत सामाजिक चीजें आएगी। अरे भाई, हिंदी की मैं आपसे पूछ रहा हूं मोटी बात, हिंदी की कोई सी भी रचना XYZ, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो यात्रा वृत्तांत हो, चाहे संस्मरण हो, उसका अंतिम लक्ष्य होता है मानव मूल्य की स्थापना। उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मानवीयता। मानवीयता वो मानव के ऊपर लिखी गई है, वो मानव को सही राह दिखाने के लिए लिखी गई है। वो कभी भी कोई रचना ऐसी पढ़ी है आपने जिसमें आपको ये प्रेरणा मिलती हो कि सबको मारो, काटो, त्राहिमाम मचा दो, कत्लेआम कर दो? ऐसी कोई रचना पढ़ी है आपने? ऐसी कोई रचना पढ़ी है जिसमें आपको असामाजिक होना बताया गया हो कि तुम असामाजिक हो जाओ, समाज में अपवाद हो जाओ, दुनिया की नजरों में बहुत गंदे हो जाओ, गुंडे हो जाओ, मानवता के लिए कलंक हो जाओ? ऐसी कोई रचना पढ़ी है आपने? सभी रचनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? मानवीयता, मानव मूल्य की स्थापना, मानव प्रेम, आप इसको कह सकते हो। सभी रचनाओं का क्या है महत्व? मानव प्रेम, चाहे कोई सी भी रचना हो। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में पूरी की पूरी रचनाएं लिखी गई है। तो साहित्य क्या है? दूसरी बात हम क्या रहेंगे, क्या कहेंगे? अगर अपने से कोई पूछे भाई साहित्य क्या है, तो आप कहोगे कि सर साहित्य हिंदी के प्रारंभिक शून्य काल से लेकर के आधुनिक काल तक के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी हम विवरणिका कह सकते हैं। सर साहित्य सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का योगदान प्रस्तुत करता है। साहित्य के अंतर्गत हम सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बताओ, सामान्य बात है ना? इसमें कोई रटने वाली कोई बात नहीं है, केवल समझने की बात है, कॉमन बात है, केवल सामान्य। एक बार इसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, सामान्य बातें हैं। तीसरी बात लिखो, साहित्य के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि
साहित्य के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि किसी विशेष साहित्य में कब से किस प्रकार लेखन का प्रारंभ हुआ, कब से किस प्रकार लेखन का प्रारंभ हुआ और उसका सूत्रधार कौन रहा, कब से किस प्रकार लेखन का प्रारंभ हुआ और उसका सूत्रधार कौन रहा। साहित्य के इतिहास के दौरान हम क्या पता करते हैं कि भाई हिंदी साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ है, इसका लिखने वाला कौन है सबसे पहले, उसका प्रारंभ कैसा रहा, आगे किसने लिखा। तो ये सारी बातें हम साहित्य के इतिहास के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब सुनो, ये तीन जो मैंने एरो आपको लिखवाए ये कॉमन एरो है जो आप सामान्य बता दोगे कि सर हाँ साहित्य कब से, साहित्य के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि सबसे पहले लेखन कब हुआ, किस प्रकार हुआ और पहले लिखने वाला कौन था, उसका सूत्रधार कौन था। ये सब बातें हम साहित्य के इतिहास में जानते हैं। अब ये तो बातें हो गई कॉमन। अब आती है परीक्षा उपयोगी सामग्री जो सीधी आपसे पूछते हैं कि साहित्य क्या है। विद्वान भी तो कुछ कहते हैं, अपने कुछ भी कॉमन बात पढ़ लिए, ये थोड़ी विद्वान क्या कहते हैं कि साहित्य क्या है। तो आपका कोई सा भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड नहीं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और आपका नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी डीएसएस भी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो उसमें एक परिभाषा आती है और निश्चित आती है, एक परिभाषा आती है और परिभाषा देकर के पूछते हैं कि साहित्य की अमुक परिभाषा किसने दी। अब नीचे चार विद्वान दे देंगे, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष वैनीपुरी। अब आप बताओ किसने दी। ये पता होगा तब तो बता दोगे, नहीं तो क्या बताओगे। तो अब लिखो विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं, तो ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख लो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हम देखते हैं। यहां से सीधा हमारा प्रश्न बनता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लिखो साहित्य मानव की चित्तवृत्तियों का लेखा जोखा, साहित्य मानव की चित्तवृत्तियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है एवं समसामयिक परिवेश का विवरण देता है, एवं समसामयिक परिवेश का विवरण देता है। साहित्य मानव की चित्तवृत्तियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है एवं समसामयिक परिवेश का विवरण देता है। इसको कर लो आप इन्वर्टेड कॉमाज में बंद। ये कोई ऐसे सोच करके मन से लिखवाई हुई परिभाषा नहीं है, ये हूबहू वक्तव्य है किसका, रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने इसके साथ ही एक और वक्तव्य दिया, इसको तो हम कर लेंगे फर्स्ट, इसको कर लो सेकंड और फिर कर दो इन्वर्टेड कॉमाज शुरू। इसमें लिखो किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियां, किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का स्थायी प्रतिबिंब होता है और ये चित्तवृत्तियां राजनीतिक, सामाजिक
एवं सांप्रदायिक आधार पर बदला करती है, एवं सांप्रदायिक आधार पर बदला करती है। देखो, दोनों परिभाषाएं लगभग लगभग समान है, ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। एक तो पहली परिभाषा में क्या है, पढ़ो उसको, कि किसी भी देश का साहित्य मानव की चित्तवृत्तियां, मानव की चित्तवृत्तियां, चित्तवृत्तियां शब्द इसमें भी है और नीचे वाली परिभाषा में भी चित्तवृत्तियां आई है। जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है और ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर बदला करती है। तो चित्तवृत्तियां शब्द को आप ध्यान रख लोगे, और चित्तवृत्तियां शब्द किसी और साहित्य के कोई विद्वान के परिभाषा में नहीं आ रही, सीधी सी बात है। तो चित्तवृत्तियां और संचित प्रतिबिंब, इस तरह का आप शब्दों का ध्यान रख लोगे तो ये किसी भी विद्वान की परिभाषा में नहीं आ रही। तो दोनों परिभाषाएं रामचंद्र शुक्ल की है, दोनों को आप एक बार पढ़ोगे, एक बार रफ में लिखोगे तो लगभग लगभग याद हो जाएगी, कोई कठिन मामला नहीं है ना। ऐसा तो आपके फिलहाल तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो होता नहीं, ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों परिभाषाएं लगभग सेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, कि इसमें चित्तवृत्तियां शब्द दोनों में अपने को आ रहा है। तो ये लगभग रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा हो गई। दूसरी एक छोटी सी परिभाषा आती है, नंबर 2 विद्वान लिखिए, राम विलास शर्मा, राम विलास शर्मा, डैश कर दो, नीचे इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दो और परिभाषा लिखो। साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है, साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है, साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है। हो गया, इन्वर्टेड कॉमास बंद करो, केवल रटना है, यहां कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास, साहित्य रूपों का इतिहास किसने बताया, रामविलास शर्मा ने। साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है, इस तरह से रट लो आप उसको ना, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ रटना है। नंबर 3 लिखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डैश करके नीचे इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दो। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। बस इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दो, इतनी परिभाषा है इनकी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में लिखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डैश लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करो, लिखो, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इतनी सी परिभाषा है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। अब लिखो डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा, रेस लगा के इन्वर्टेड कॉमास लगा दो। साहित्य का इतिहास साहित्य का इतिहास आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है, आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है, आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। लिखा। एक विद्वान और है, भोला शंकर व्यास, भोला शंकर व्यास, भोला शंकर व्यास के बारे में लिखो, इन्वर्टेड कॉमा शुरू। विचारों तथा उनके विचारों तथा उनके वैज्ञानिक विचारों तथा उनके वैज्ञानिक कलात्मक
विचारों तथा उनके वैज्ञानिक कलात्मक प्रतिस्रोतों का इतिहास साहित्य है। कलात्मक प्रतिस्रोतों का इतिहास साहित्य है। कलात्मक प्रतिस्रोतों का इतिहास साहित्य है। लिखा? ये थोड़ी कठिन परिभाषा है, इसको थोड़ा देख लेना, रफ में एक बार लिख लेना, इनको एक बार तो पढ़ लेना, एक बार रफ में लिख लिया करो इनको जाते ही, है ना। एक प्रेमचंद की ओर लिखो। मुंशी जी क्या कहते हैं? लिखो साहित्य जीवन की, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, डेस लगा के लिखो इन्वर्टेड कोमाज में, सब इन्वर्टेड कोमाज में है, ये वक्तव्य है यूं के यूं। साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य जीवन की आलोचना है। चाहे वो निबंध रूप में हो, चाहे वो निबंध रूप में हो या काव्य रूप में। साहित्य जीवन की आलोचना है, चाहे वो निबंध रूप में हो या काव्य रूप में। लिखा? इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दो। एक विद्वान और आता है जिनका नाम है सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल ये क्या कहते हैं? लिखो कविता, कविता शब्दों की अदालत में खड़े, कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। लिखा? एक कितनी हो गई है? नंबर थोड़ी डाल रहे, 8 हो गई। एक आप लिख लो, बाल कृष्ण भट्ट की लिख लो, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट लिखो। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। लिखा? ये किसकी परिभाषा हो गई? बालकृष्ण भट्ट की। अब सुनो, अभी की क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया कि जो साहित्य है, इतिहास क्या है। सबसे पहले तो आपने जाना इतिहास क्या है, और इतिहास के दौरान आपने जाना कि इतिहास के माध्यम से हम किस प्रकार क्या क्या करते हैं। इतिहास सामाजिक उत्थान और पतन की परंपराओं को जानते हैं। इतिहास कलात्मक प्रतिस्रोतों का इतिहास है। इतिहास के द्वारा हम मानव मूल्यों की व्याख्या वर्तमान चेतना के संदर्भ में करते हैं। वो सारी बातें आपने पढ़ी। इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना, इतिहास, वो सामान्य इतिहास के बारे में। साहित्य के बारे में आपने मुख्य रूप से जाना कि साहित्य क्या है। पहले तो अपन ने 3 लाइनें अपनी लिखी कि साहित्य एक विवरणिका होती है, एक लिस्ट होती है जो पूर्व में लिखे गए ग्रंथों को वर्तमान चेतना के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं। फिर साहित्य के द्वारा हम जो सामाजिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना की जो भी परंपराएं हैं उनको समझते हैं। और उसके बाद में हमने विद्वानों की परिभाषाएं शुरू करी, जिसमें रामचंद्र शुक्ल की हमने 2 परिभाषाएं पढ़ी। दोनों परिभाषाओं में चित्तवृत्तियां शब्द आ रहा है। उसके बाद में हमने रामविलास शर्मा को जाना। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो साहित्य है वो मानव की चित्तवृत्तियों का संचित कोष है, और वो चित्तवृत्तियां सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर बदला करती है। उसके बाद में हमने रामविलास शर्मा को जाना। रामविलास शर्मा कहते हैं कि साहित्य का इतिहास साहित्य रूपों का इतिहास है, कहानी का उन्होंने। उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो साहित्य का इतिहास है वो ज्ञान राशि का संचित कोष है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में कौन आया? प्रेमचंद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो साहित्य का इतिहास है उसका लक्ष्य मनुष्य है, कि कोई भी साहित्य में रचना लिखी जाती है तो उसका उद्देश्य ही मनुष्य है, साहित्य का लक्ष्य ही मनुष्य है। उसके बाद में हमने प्रेमचंद को पढ़ा। प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य जीवन की आलोचना है, चाहे वो काव्य रूप में हो या गद्य रूप में। कहने का मतलब कहानी या निबंध या काव्य कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में हमारे भोला शंकर व्यास आए। भोला शंकर व्यास ने कहा कि साहित्य एक कलात्मक प्रतिस्रोतों का इतिहास है। उसके बाद में आपके
बालकृष्ण शर्मा क्या बालकृष्ण भट्ट है, उन्होंने कहा कि जो साहित्य है वो जन समूह के हृदय का विकास है। और एक और रह गए ना सुदामा पांडे धूमिल ने कहा कि साहित्य जनता की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। हलफनामा कहते हैं शपथ पत्र को, है ना, उर्दू शब्द है हलफनामा, मतलब शपथ पत्र। कि साहित्य जनता की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। इस तरह से अभी आज एक सामान्य क्लास है जिसमें पुरानी 2 लड़कियां हैं, वो भी आज नहीं आई है ना, पहली क्लास है। और कोई लाइव में जुड़ना चाहे तो उनको भी शायद पता नहीं इन्फॉर्म किया नहीं किया, आप ऑफलाइन में आए हो इसलिए आप आ गए। तो अब अगली क्लास के बारे में हो सकता है एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं फिलहाल, ताकि सब धीरे धीरे रूटीन में आ जाएं, या फिर कंटिन्यू तो आप ऑफिस में बात करें। और अभी फिलहाल ये परिभाषाएं मैंने आपको लिखाई है। इसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, हमने अभी साहित्य की परिभाषाएं पढ़ी, साहित्य के बारे में जाना। अब कुछ प्रश्न आते हैं कि साहित्य का दृष्टिकोण क्या है, भारतीय दृष्टिकोण क्या है, पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है, यहां से नेट में प्रश्न बनते हैं। इसके बाद में फिर साहित्य का जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है लेखन परंपरा का, कि साहित्य की लेखन परंपरा क्या है। उस लेखन परंपरा में हम फिर शुरुआत कर देते हैं गारसा दत्तासी से, और गारसा दत्तासी के बाद में यहाँ पर हम 5 विद्वान ऐसे हैं, यहाँ तक आते आते यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल 5वें नंबर पे आ जाएंगे। गारसा दत्तासी के बाद में शिव सिंह सेंगर है, और शिव सिंह सेंगर के बाद में आपके जॉर्ज गिरियर्सन है, जॉर्ज गिरियर्सन के बाद में आपके मिश्र बंधु है, और मिश्र बंधुओं के बाद में नंबर 5 पर आपके आ जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। ये 5 इतिहासकार ऐसे हैं जिनकी आपको इनके साहित्य के बारे में, इनकी जो किताब लिखी है इसके बारे में A to Z पढ़ना है, यानी पूरी जन कुंडली पढ़नी है। लगभग आपको बता दूं, एक विद्वान के बारे में एक पन्ना अपना भरने वाला है। तो 5 विद्वानों की किताबों के बारे में हम इनकी पद्धति, लेखन शुरुआत, कहां से लिखा, कहां से कॉपी किया, पद्धति क्या थी, विषय वस्तु क्या है, उपयोगिता क्या रही, कोई विशेष कि प्रस्थान बिंदु, नींव का पत्थर, मील का पत्थर किसको कहते हैं, ये सब बातें अपन इनकी पूरी डिटेल पढ़ने वाले। कहां से प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ, कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। इसके बाद में 35 से 40 इतिहास में आपको ऐसे लिखवाने वाला हूं जिनके बारे में डिटेल नहीं है, केवल हम एक साइड में लिखेंगे किताब का नाम, किताब समझ गए, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन, और लिखने वाले का नाम रचनाकार। तो अब या तो प्रश्न इनके अंदर से आ जाते हैं, या फिर अब जो नेट में या कहीं भी आप भारतवर्ष का एग्जाम देंगे, नेट, डीएसएसबी, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, तो यहां पर अब जो प्रश्न आने वाला वो आने वाला है कि अमुक इतिहास का इतिहासकार कौन है, अमुक इतिहास किसने लिखा। तो 35 से 40 इतिहास अपन लिखेंगे, उसके बाहर कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो ये यहाँ 5 और ये और 35, 40, 50 जो भी आप कहोगे उतना, तो ये इतना पूरा लिखने के बाद में एक टॉपिक खत्म होता है हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा, फिर वो खत्म होती है। उसके बाद में फिर अगला फिर अपन आदिकाल में आते हैं। आदिकाल का प्रथम कवि, प्रथम किताब, प्रथम लेखक, भाषा, आदिकालीन संस्कृति, कितने प्रकार के साहित्य लिखे गए, 3 प्रकार के, जिसमें धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, राजश्री साहित्य, फिर उनके अंतर्गत सिद्धनाथ जैन, फिर उस तरह अपन आदिकाल में एंट्री कर जाएंगे। उससे पहले अपना ये सामान्य पृष्ठभूमि है, तो आदिकालीन पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं, है ना।